इटली का, फोन चाइना का और जीन्स अमेरिका की। आज हम ये सभी चीजें यूज करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि कैसे? वेलकम टू द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति शुक्ला and welcome back to Fuki Education. Now, today we are going to start a very fresh chapter, which is the making of the global world. So, topic number first, pre-modern era. Pre-modern era क्या होता है? मॉडर्न एरा के पहले का। अच्छा, मॉडर्न एरा मतलब क्या है? जो आज हम जिस एरा में रह रहे हैं वो मॉडर्न एरा है। जैसे कि आज हम देख सकते हैं टेक्नोलॉजी है, आज हम देख सकते हैं सोसाइटी है, सिविलाइजेशंस बहुत बड़ी हो चुकी हैं, अलग अलग तरह की सोसाइटी है, अलग अलग तरह के कल्चर्स हैं, आइडियाज हैं, इकोनॉमी है। हम आज ये सब चीजें नोटिस करते हैं, लेकिन क्या ये सब चीजें पहले भी थी? हम आज समझेंगे कि मॉडर्न एरा, जो आज हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस एरा में, जिस फेज में आज हम हैं, इससे पहले क्या था। लेकिन उससे पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं। अभी तक की हिस्ट्री में आप लोग ने समझा होगा कि हमने एक्चुअली हम लोग ने पढ़ा है कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे हुआ, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फिर हमने देखा कि इंडिया में नेशनलिज्म कैसे हुआ। हम लोग ने आइडियोलॉजीज के पर्सपेक्टिव से अपने हिस्ट्री को पढ़ा था, लेकिन अब हम समझेंगे कि इकोनॉमिकल हिस्ट्री क्या है हमारी। दैट मीन्स हमने आइडियोलॉजीज में क्या क्या पढ़ा था? लिबरलाइजेशन, सोशलाइजेशन, मतलब सोशलिज्म, लिबरलिज्म, देन अपना नेशनलिज्म का आइडिया, कलेक्टिव आइडेंटिटी का आइडिया। हमने ये सब चीजें हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से देखी थी। हमने ये भी देखा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, फ्रांस में जो हो रहा है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करके इम्पैक्ट कर रहा है, जैसे कि पूरे यूरोप में इम्पैक्ट किया था फ्रेंच का रेवोल्यूशन। ठीक वैसे ही हम लोग देखेंगे कि नेशनलिज्म इन इंडिया कैसे इम्पैक्ट हुआ था। ठीक है, हमने ये भी देखा कहाँ पे? सेकेंड चैप्टर में। अब हम देखेंगे कि इकोनॉमिकल टर्म्स में हमारी हिस्ट्री कैसे बनी, आज जो हमारा ग्लोबल वर्ल्ड है वो कैसे बना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। द वेरी फर्स्ट टॉपिक, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। अंडरस्टैंड द फेजेस थ्रू विच दिस वर्ल्ड इन विच वी लिव हैज emerged। अब हम इस चैप्टर में, अभी मैंने पहले ही बता दिया, और वही चीज है कि हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं वो वर्ल्ड emerge कैसे हुआ, वो वर्ल्ड का इवोल्यूशन कैसे हुआ। हम मॉडर्न वर्ल्ड में जो आज रह रहे हैं वो पहले कैसा था, अब कैसा है, ये चेंजेस कैसे आए। तो ये बहुत ही बेसिक चीज है कि जो भी आज हम हैं वो कहीं ना कहीं पुराने समय से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये सारी जो सिविलाइजेशन है, उसके बाद जो भी डायनेस्टीज आई, जो भी राजा आए, जो भी रूलर्स आए, जो भी सिविलाइजेशन आए, जो भी कल्चरल रिफॉर्म्स आए, ये सारी चीजें हमारी आज की सोसाइटी को बनाती है, आज की सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करती है ना। सो इस चैप्टर में हम यही सब समझेंगे कि अलग अलग तरीके से आज जो ग्लोबल वर्ल्ड है वो कैसे बना। ठीक है, तो ग्लोबल वर्ल्ड हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, माइग्रेशन, पीपल इन सर्च ऑफ वर्क एंड मूवमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो ग्लोबल वर्ल्ड हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री मतलब हिस्टोरिकल टर्म्स में देखते हैं कि ग्लोबल, एक्चुअली अगर हम बात करें तो जो ग्लोबलाइजेशन अगर हम आज देखते हैं, वो ग्लोबलाइजेशन सिर्फ आज नहीं था, वो बहुत समय पहले भी था। बस यही है कि उसका जो रीच था वो छोटा था, आज का रीच बहुत बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन और जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, ये लोग आपस में ट्रेड करते थे। सोचो, उस वक्त हम लोग 1500 ईयर्स की बात कर रहे हैं, बिफोर। ठीक है, सो ये जो दो सिविलाइजेशन थी, इनके बीच में ट्रेड होता था। हमने देखा था सोसाइटी अपने आइडियाज एक्सचेंज करती थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन से भी इनका ट्रेड हुआ करता था। तो ट्रेड तो हमने उस वक्त भी देखा, फिर ट्रेड हमने तब भी देखा जब एंशिएंट टाइम्स में जो चोला डायनेस्टी थी साउथ में, वो रीजन एक दूसरे से ट्रेड करते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने मिडिवल टाइम्स में भी देखा कि सब लोग एक दूसरे से ट्रेड कर रहे हैं, पर्शिया से लोग इधर आ रहे हैं, ट्रैवलर्स आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन वो इंटरेक्शन उतना ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं था।
लेकिन ग्लोबल था, थोड़ा बहुत तो ग्लोबल था, ठीक है। लेकिन आज जो ग्लोबल वर्ल्ड है वो बाउंड्री लेस वर्ल्ड है, मतलब सब पूरी कंट्रीज, सारी कंट्रीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। तो हमारी जो आज की स्थिति है, आज जो हम जिस सिचुएशन में हैं, जिस सोसाइटी में हैं, जिस स्टेट में है, जिस स्टेज में है, वो स्टेज कैसे आया है? इन्हीं सारी चीजों की वजह से। अगर ये 4-5 चीजें नहीं हुई होती तो शायद हम नहीं कह सकते थे कि हम आज ग्लोबल वर्ल्ड बनते, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड। फर्स्ट, ट्रेड। ट्रेड होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया, आईवीसी और इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बीच में ट्रेड होता था, ठीक है। तो ग्लोबल वर्ल्ड बनने के लिए ट्रेड होना जरूरी है। आप आपस में बना रहे हो, लेकिन आप आपस में ट्रेड कर रहे हो, लेकिन एक ओवरसी आप जो ट्रेड कर रहे हो, एक कंट्री से दूसरी जगह या एक रीजन से दूसरे रीजन ट्रेड कर रहे हो, तो वो चीज ज्यादा कंट्रीब्यूट की आपके ग्लोबल वर्ल्ड बनाने में, ठीक है। तो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि ये जो ट्रेड है ये कंट्रीब्यूट किया हमारी ग्लोबल वर्ल्ड बनाने में। माइग्रेशन से पहले ये समझो कि पीपल इन सर्च ऑफ वर्क। पीपल इन सर्च ऑफ वर्क मतलब लोग जब एक जगह काम करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ काम उतना नहीं है जितने लोग हैं वहाँ पे, ठीक है। तो लोग अपने एम्प्लॉयमेंट के करने के लिए, जॉब सर्च करने के लिए, कोई काम धंधा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है। सो लोग जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे, तब क्या होने लगा? एक टाइप का ग्लोबलाइजेशन, एक टाइप का इंटरैक्शन। अभी हम ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि क्या क्या फैक्टर हैं जो ग्लोबल वर्ल्ड को बनाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो पीपल जब सर्च के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे तो ऑफ कोर्स दे विल टेक सम आइडियाज विद देम, ऑफ कोर्स दे विल टेक देयर रिलीजन विद देम, ऑफ कोर्स दे विल टेक देयर लैंग्वेज विद देम, राइट। सो ये हो गया एक चीज, ठीक। फिर माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह लोगों का मूवमेंट, ठीक है। अब यहाँ इन सर्च ऑफ वर्क हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है डिजास्टर आ गया तो माइग्रेशन हो गया, हो सकता है कि वहां ड्रॉट पड़ गया तो लोग यहाँ से वहां चले गए, ठीक है। तो माइग्रेशन का बहुत सारा फैक्टर होता है, ठीक है। माइग्रेशन में तो एक ये भी होता है कि जब एक लड़के की शादी होती है तो लड़की एक जगह से दूसरे जगह अपने मतलब स्टेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूपी की है तो वो जहाँ पे शादी होगी उस स्टेट में चली जाएगी, ठीक है। तो ये भी माइग्रेशन ही होता है, ठीक है। लेकिन वही है, बहुत सारे रीजन होते हैं माइग्रेशन के। तो माइग्रेशन वॉज ऑल्सो अ रीजन फॉर मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। एंड नाउ मूवमेंट ऑफ कैपिटल। जब कैपिटल मतलब एनीथिंग, एनी मतलब फॉर्म ऑफ मनी विच इज नीडेड, विच इज यूज्ड फॉर फर्दर इन्वेंशन, इनोवेशन या कोई भी काम के लिए, फॉर एनी वर्क, ठीक है। तो कैपिटल कैसे हो सकता है? लोन हो सकता है, मनी हो सकता है, फंड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ओके। तो मूवमेंट ऑफ कैपिटल, तो ये 4 चीजें ग्लोबल वर्ल्ड हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। ग्लोबल वर्ल्ड में बनने के लिए ये 4 चीजें हो रही थी, ठीक है। अब आगे समझेंगे हम कैसे, लेकिन इतना बस समझ जाओ, ठीक है। नाउ व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब पहले ग्लोबल वर्ल्ड समझने के लिए, मेकिंग द प्रोसेस समझने के लिए आज जो स्थिति है उसको पहले एक बार समझ लेते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंटरैक्शन, इंटीग्रेशन अमंग पीपल, कंपनीज, गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड, ठीक है। सो ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन। इंटरैक्शन किसके बीच में होगा? 2 कंट्रीज के बीच में नहीं, 2 से ज्यादा, बहुत सारी कंट्रीज के बीच में जब इंटरैक्शन होता है तब वो ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ग्लोबलाइजेशन मतलब बहुत सारी कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे ले आना, इंटरैक्शन करवाना, ठीक है। देन उसके बाद इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। इंटरकनेक्टेडनेस मतलब सब लोग कनेक्ट हो गए हैं। अब कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया के रिलेशन सारी छोटी आइलैंड कंट्रीज से भी है, छोटी आइलैंड कंट्रीज से लेके बड़ी कंट्रीज रशिया और यूएसए तक है, ठीक है। तो हम छोटी मालदीव से लेके, मॉरिशियस से लेके, न्यूजीलैंड से लेके, छोटे छोटे कंट्रीज, माइक्रोनेशिया वाली कंट्रीज से लेके हम यूएसए, कनाडा, ब्राजील और बड़े बड़े रशिया जैसी कंट्रीज तक हमारा पूरा रिलेशन है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन, साथ में मिलके काम करना, इंटरकनेक्टेडनेस होना, सबसे कनेक्टेड है। और साथ में इंटर डिपेंडेंस,
ठीक है, इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए। दैट मीन्स इंटरडिपेंडेंस में समझाती हूँ, मतलब अर्ली सोसाइटी से लेके आज तक अगर हमारी सोसाइटी चल रही है तो वो इंटरडिपेंडेंस पे चल रही है। मैंने दो नए वर्ड्स बोले, क्या बोले, रेड पेन, ठीक है, नाउ इंटर डिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस एंड इंटर कनेक्शन, ठीक है। इंटर कनेक्शन तब कब होगा जब इंडिया जो है वो बहुत सारी कंट्री से, मॉरिशियस से, मालदीव से, ठीक है, फिर उसके बाद रशिया से, यूरोप से, फिर ब्राज़ील से, ठीक है, फिर ब्राज़ील से, फिर उसके बाद और कौन सी कंट्रीज हैं, कनाडा से, यूएसए से, ठीक है। ये बहुत सारी कंट्रीज से जब साथ में मिलके काम करते हैं या कनेक्टेड रहते हैं तब उसको हम इंटरकनेक्शन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे इंटरडिपेंडेंस क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। इंटरडिपेंडेंस मतलब जब हम एक दूसरे पे निर्भर हैं, मतलब आपका ट्रेड और हमारा ट्रेड, हम जब दोनों एक साथ ट्रेड करेंगे हमारे यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी या बैलेंस तभी बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग से लेके आज तक, जो मैंने अभी कहा, स्टार्टिंग से लेके अभी तक की इकोनॉमी या सोसाइटी कैसे चल रही है, हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जब सिविलाइजेशन बनना स्टार्ट हुई थी तो जब लोग जब ग्रुप में रहा करते थे तो फॉर एग्जाम्पल एक एरिया है जहाँ पे वीट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और दूसरा एरिया है जहाँ पे राइस बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ के लोगों को राइस की जरूरत है, यहाँ के लोगों को वीट की जरूरत है। जैसे यहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे वीट प्रोडक्शन हो रहा है, एक एरिया है जहाँ पे राइस प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ के जो लोग हैं उनको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, राइस की, और यहाँ के जो लोग हैं उनको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, वीट की। तो ये क्या करेंगे, आप हमें वीट दे दो, आप हमें वीट दे दो और हम आपको इन रिटर्न राइस ट्रेड करेंगे। तो ये एक फॉर्म का ट्रेड हो गया, ठीक है। बार्टर सिस्टम सुना होगा वो, तो बार्टर सिस्टम वाज वेरी प्रोमिनेंट, वेरी प्रेवलेंट, और ऐसे ही चीजें होने लगी। तो ये एक एग्जांपल, एक सीधा एग्जांपल है इंटर डिपेंडेंस का, ठीक है, ये एग्जांपल है इंटरडिपेंडेंस का। तो आज जो हम सोसाइटी में हैं, आज जो हम इंटरडिपेंडेंस, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, इंटरडिपेंडेंस होना, ठीक है। तो वी हैव लर्न 4 कीवर्ड्स, इंटरैक्शन, सोसाइटी में इंटरैक्शन होना चाहिए, कंट्रीज में इंटरैक्शन होना चाहिए, देन इंटीग्रेशन, साथ में मिलकर काम करना है, इंटरकनेक्शन, सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कोई भी अलग आइसोलेटेड नेशन नहीं है, ठीक है, और उसके बाद 4th है इंटरडिपेंडेंस। ओके, नाउ ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझ में आ गया। अब मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में आज जो हमारी ग्लोबलाइजेशन है, आज जो हम ग्लोबल वर्ल्ड है, ये ग्लोबल वर्ल्ड कैसे बना है अब हम वो समझेंगे, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड। फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स, एक मिनट, हाँ, सो ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स ट्रैवल्ड वास्ट डिस्टेंस, ठीक है। एंशिएंट टाइम से, बहुत पुराने टाइम से कौन कौन है, ट्रैवलर्स हैं, ट्रैवलर्स, और ये लोगों का क्या इंपॉर्टेंस है, ट्रैवलर्स, प्रीस्ट, ट्रेडर्स एंड पिलग्रिम्स। ट्रैवलर्स कौन होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह टूरिज्म के लिए जाते हैं, एक नई जगह को खोजने के लिए जाते हैं। ट्रेडर्स कौन होते हैं, ट्रेडर्स जो एक जगह से दूसरी जगह किसी व्यापार के लिए जा रहे हैं, किसी प्रॉफिट अर्न करने के लिए जा रहे हैं। प्रीस्ट कौन है, जो भगवान के बारे में, अपने मतलब जो अपने धर्म के बारे में किसी को समझाना चाहे, किसी को बताना चाहे कि हाँ ये मेरा धर्म है, ये ऐसा है, जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन सबको फैलाने के लिए प्रीस्ट जाया करते थे, ठीक है। एंड पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स मतलब जैसे इंडिया में कोई मंदिर है तो सब लोग, जैसे अमरनाथ की यात्रा होती है, तो वैसे इंडिया में कोई मंदिर है तो उस मंदिर को पूजा करने के लिए अलग अलग देशों से लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो एंशिएंट टाइम से ये सब लोग, ऐसा हुआ है कि ये लोग सब ट्रैवल करते थे दूर दूर से, वास्ट डिस्टेंस, ठीक है, दूर दूर से आया करते थे और इंडिया में घूमते थे या दूसरी जगह पे घूमते थे, ठीक है। नॉलेज, अपॉर्चुनिटीज, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट और टू एस्केप परसिक्यूशन। अच्छा, ये लोग क्यों आया करते थे, या तो नॉलेज चाहिए उनको, मैंने बताया,
कि एक्सप्लोर करना पसंद है ट्रैवलर्स को, कि भाई एक नई जगह है, यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ लोग कैसे रहते हैं, कैसी ड्रेस पहनते हैं, कैसी लैंग्वेज बोलते हैं, क्या सोच रखते हैं, अपनी रोज की जिंदगी कैसे गुजारते हैं। तो ये सब इन लोगों को बहुत मन करता था समझने का। तो ये लोग नॉलेज के लिए आते थे, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज के लिए आते थे। ट्रेडर्स क्यों आएंगे? हमेशा अपॉर्चुनिटीज के लिए आएंगे कि भाई यहाँ पे तो बहुत ही मस्त एकदम जगह है, बहुत बढ़िया उपज हो रही है, खेती खेत हो रहा है, बहुत बढ़िया प्रोडक्शन है, बहुत प्रॉफिट होगा, चलो यहीं चलते हैं, ठीक है। तो ये इनका ट्रेडर्स का माइंडसेट था, ठीक है। तो ये लोग क्यों आया करते थे? बेसिकली ये लोग यहाँ दूर दूर से क्यों घूम के आते थे? नॉलेज के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए, देन उसके बाद स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट्स के लिए। वही जो पिलग्रिम्स और प्रीस्ट कर रहे हैं, अपनी इच्छा, अपनी जो स्पिरिचुअल डिविनिटी है, जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं जो लोग, तो अपने धर्म से रिलेटेड चीजों को पूरा करने के लिए यहाँ पे आया करते थे, ठीक है। ओके, नाउ दे कैरिड गुड्स, मनी, वैल्यू, स्किल्स, आइडियाज, इन्वेंशंस एंड इवन जर्म्स एंड डिजीजेस, ठीक है। अब देखो, अगर कोई आ रहा है, ठीक है, कोई भी दूसरी कंट्री से या दूसरे रीजन से यहाँ पे आ रहा है, तो वो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ साथ में लेके आएगा, ठीक है। वो यहाँ पे एक्सप्लोर करने आ रहा है नॉलेज, ठीक है, यहाँ वो नॉलेज एक्सप्लोर करने आ रहा है, लेकिन क्या वो अपने साथ कुछ नई नॉलेज लेके नहीं आएगा? आएगा ना। तो जब वो वहां से आ रहा है, जैसे वो पर्शिया से आ रहा है सपोज करो, या चाइना से आ रहा है वो, ठीक है, तो वो चाइना की सभ्यता लेके आएगा, चाइना की लैंग्वेज लेके आएगा, चाइना की आइडियोलॉजी लेके आएगा, चाइना में लोग कैसी लैंग्वेज में बात करते हैं वो लैंग्वेज लेके आएगा, समझ रहे हो। तो ये सब चीज लेके कैरी आते थे। तो साथ में क्या लेके आते थे? गुड्स तो लेके आते थे, नया गुड, जैसे जो कभी यहाँ पे इंडिया में रहा ही नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चाय तो वहीं से आई थी, चाइना से, ठीक है। तो चाय, ठीक है, गुड्स, कैरी गुड ले लिया, जो भी सामान लेके आया वो, ठीक है। मनी, पैसा लेके आते थे, अब उनका जो चलता था ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड या जो भी टाइप की मनी चलती थी वो, ठीक है। वैल्यूज ये वो वैल्यू है, मतलब प्रिंसिपल्स, आइडियोलॉजीज, अच्छी चीज जैसे रिस्पेक्ट करना, है ना, केयर करना, शेयर करना, तो ये सारी वैल्यूज, एथिक्स, ठीक है, ये सारी चीजें लेके आते थे, ठीक है। नाउ स्किल्स, स्किल क्या है? अलग अलग तरह की स्किल, जैसे क्राफ्टिंग स्किल्स, ठीक है, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने वाली स्किल, ओके, बहुत सारी अलग अलग टाइप की स्किल्स ये लोग लेके आते थे। आइडियाज, वही सोच, ठीक है। अलग अलग सोसाइटी, देखो अलग अलग सोसाइटी की ना अलग अलग सोच होती है, अलग अलग आइडियोलॉजी होती है। आज के टाइम में भी अगर हम देखें तो इसका रेलेवेंस है, और उस वक्त के टाइम में भी अगर हम देखेंगे तो उसका रेलेवेंस है। जैसे कि आज के टाइम में देखो तो हम क्या बोल सकते हैं, पाकिस्तान का अपनी आइडियोलॉजी है, इंडिया की अपनी आइडियोलॉजी है, जापान की अपनी आइडियोलॉजी है, चाइना की अपनी आइडियोलॉजी है, यूएसए की अपनी आइडियोलॉजी है, ऑफकोर्स कह सकते हैं। सबका अपना अपना नेचर है, अलग अलग धर्म का अपना नेचर है, अलग अलग रीजन्स का अपना नेचर है। हमारे इंडिया में ही इतनी डाइवर्सिटी है कि अपन एक स्टेप चेंज करते हैं और लैंग्वेज बदल जाती है, सोच बदल जाती है, कल्चर बदल जाता है, आइडिया बदल जाते हैं। तो सोचो जब वास्ट रीजन से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना इन्फ्लुएंस होगा, साथ में कितना कुछ चीजें लेके आएंगे, ठीक है। तो आइडियाज लेके आए, इन्वेंशंस भी लेके आए। इन्वेंशंस क्या हो सकते हैं? कोई भी नई तरह की चीज, जो कि मतलब कोई भी नए तरीके से चीज करने का काम को करने की कोई नई तरीका, सॉरी, ठीक है। तो ये चीज इन्वेंशंस लेके आए, ठीक है, जो कभी इंडिया में नहीं देखा होगा, या कभी दूसरे कंट्रीज में जो यहाँ के ट्रैवलर्स वहां गए होंगे तो कभी उनने नहीं देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल में तो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, पर पोटैटो हमने देखा ही नहीं था, पोटैटो वहीं से आया, बाहर से आया, ठीक है, पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में, ठीक है। जर्म्स, अब देखो कोई इंसान कहीं से आ रहा है, ठीक है, तो जब मैंने बताया इतनी सारी चीजें लेके आ रहा है, तो क्या हम नहीं कह सकते कि डिजीज भी लेके आ सकता है? अच्छा, अभी रिसेंट का एग्जांपल देखो, हम लोग सब, पूरा वर्ल्ड किस चीज से परेशान था? कोरोना पेंडेमिक से, ठीक है। तो अगर तुम खुद ही सोचो कि अगर आज ग्लोबल वर्ल्ड नहीं होता, या पहले ग्लोबल वर्ल्ड नहीं होता, या इंटरैक्शन कभी हुआ ही नहीं होता किसी का, सारी कंट्रीज आइसोलेटेड होती, कभी किसी का इंटरेक्शन नहीं होता, चाइना अपना अलग है तो उतनी कन्फाइंड रहता, यूएसए अलग है तो उतनी कन्फाइंड रहता, सारे कॉन्टिनेंट्स, आइलैंड, सब लोग कन्फाइंड रहते, कोई किसी से बात नहीं करता, कभी नहीं मिलता। तो क्या आइडियाज आते और इवन जर्म्स भी आते? नहीं आते। तो ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल वर्ल्ड बनने के अपने पर्क्स हैं और अपने डिसएडवांटेज भी हैं, लेकिन ये अभी हम समझेंगे कि हाँ, कोविड आया तो पूरी दुनिया परेशान हुई, लेकिन टेक्नोलॉजी आई और आइडियोलॉजीज आई,
ठीक है, बहुत सारे इनोवेशंस आए, इन्वेंशंस आए, तो दुनिया को फायदा भी हुआ। ठीक है, तो जैसे कोविड की जो क्या बोलते हैं वैक्सीन बनी, तो वो भी तो सब लोग ने मिलकर बनाई और सब लोग ने एक दूसरे को आपस में बांटा, क्योर हुआ ना। तो ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे पॉजिटिव चीज हैं, नेगेटिव चीजेस, ठीक है, वो भी अब आगे पढ़ेंगे अभी। बस इतना समझो कि जब लोग आ रहे थे नॉलेज, अपॉर्चुनिटी, स्पिरिचुअलिटी और सब चीज को सर्च करने के चक्कर में, ठीक है, तो लोग साथ में ये सारी चीजें भी ला रहे थे, सिर्फ आ नहीं रहे थे यहाँ कुछ पाने के लिए, साथ में कुछ लेके भी आ रहे थे। और डिजीज और जर्म्स तो बहुत ही प्रोमिनेंट थी। ठीक है, ओके, ट्रेड एज फार एज 17th सेंचुरी की बात कर। नेक्स्ट समझते हैं कोस्टल ट्रेड। एज अर्ली एज 3000 BCE, ट्रेड linked the Indus Valley civilization with present day West Asia। अच्छा, जो मैंने पहले ही बता दिया कि IVC को वेस्ट एशिया से कनेक्ट करने में ट्रेड का हाथ था। ठीक है, जो कि 3000 BCE पहले था। ठीक है, मतलब उस टाइम से चला रहा है BCE। ठीक है, BCE बहुत पहले से चला आ रहा है ट्रेड। ठीक है, ये हो गया। नाउ कोस्टल ट्रेड क्या होता है? कोस्टल ट्रेड वो समझ लो, फॉर एग्जाम्पल कोस्ट जानते हो क्या होता है? कोस्ट यानी कि ये जैसे इंडिया का ये बॉर्डर है, ये इंडिया का ये पेनिनसुला है। ठीक है, तो ये जो एरिया कहलाता है, जो भी पानी से टच हो रहा है, ये इसका कोस्ट कहलाता है। ठीक है, तो इनलैंड ट्रेड तो नहीं बोल सकते, लेकिन कोस्टल ट्रेड होता था वेस्ट एशिया से। ठीक है, और ईस्ट एशिया से भी हुआ करता था, लेकिन एंशिएंट टाइम में नहीं, मॉडर्न टाइम में होने लगा, लेकिन वेस्ट एशिया से तो बहुत ज्यादा होता था यहाँ इस एरिया से। ठीक है, ओके, तो ये चीज समझ में आई हमें कि वेस्ट एशिया से ट्रेड होता था, कोस्टल ट्रेड हुआ करता था ना। कवड़ी जानते हो तुम लोग? नहीं, वो समुद्र के पास, सी के पास जो छोटे छोटे शेल्स मिलते हैं, जिसको हम लोग शंख बोलते हैं, सब लोग कलेक्ट करते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा फॉन्ड रहते हैं उनके, तो वो कलेक्ट करके रखते हैं। अलग अलग शेप्स के शेल रहते हैं, और वो पर्ल के जो शेल रहते हैं वो सी शेल्स। ठीक है, और जो भी टाइप के जो छोटे मोटे, छोटे से बड़े, इतने बड़े बड़े भी होते हैं। तो ये दीज वर यूज्ड एज करेंसी, दे वर फॉर्म ऑफ करेंसी, क्योंकि कोस्टल ट्रेड में कोस्टल रीजन का ही कुछ यूनिक चीज यूज करेंगे, तो ये यूनिक चीज हुआ करती थी। तो जितना अच्छा वो शंख का वो रहता था, जितना अच्छा वो सी शेल हुआ करता था, उतना ज्यादा वैल्यू उस करेंसी की हो जाती थी। ठीक है, तो कौड़ीज वर यूज फॉर करेंसी। ठीक है, हाउ डिड प्री मॉडर्न वर्ल्ड कनेक्टेड द मेकिंग ऑफ द न्यू मॉडर्न वर्ल्ड दैट वी लिव इन। अब हम एकदम डिटेल में डाइव करेंगे कि कैसे प्री मॉडर्न वर्ल्ड और इसने कनेक्ट किया न्यू मॉडर्न वर्ल्ड को। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड हाउ, कैसे, मतलब ये सब चीजें हो रही है, तो इसके बाद ये कैसे हुआ। सिल्क रूट सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पूरे मतलब अगर हम ट्रेड की हिस्ट्री में देखें और एंशिएंट एशिया के ट्रेड की हिस्ट्री में देखें, तो सिल्क रूट इज अ वेरी प्रोमिनेंट ट्रेड रूट, इनलैंड रूट, लैंड वाला रूट, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे? एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ऑफ प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये अलग अलग वर्ल्ड के जो पार्ट है, आज इनफैक्ट चाइना जो है वो वापस से इसको रिस्टोर करना चाहता है। ये मेजरली चाइना, इंडिया और वेस्ट एशिया वाले पूरे एरिया को कनेक्ट करता था सिल्क रूट सॉरी। तो ये क्या था? इंपॉर्टेंट वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड रूट था, प्लस कल्चरल लिंक था किसके बीच में? इस पूरे एशिया के इस कोने से लेके एशिया के उस कोने तक और पूरे वर्ल्ड के कोने तक। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ग्लोबल वर्ल्ड का एंशिएंट टाइम्स में। नाउ knitting together vast region of Asia, linking Asia with Europe and Northern Africa। अभी मैं इसके बाद मैंने ना ये ऐड किया है, हाँ, तो ये देखो, ये पूरा वर्ल्ड है, मतलब पूरा वर्ल्ड नहीं है, आधा वर्ल्ड है, अफ्रीका तक का है। ठीक है, तो यहाँ देखोगे तुम, ये देखो, ये जो रूट जा रहा है वो चाइना के शंघाई से होते हुए ये पूरा पर्शिया, ईरान, इराक वाला रीजन, ठीक है, फिर ये बगदाद, ये टर्की साइड और ये इजिप्ट साइड, ये इतना बड़ा, फिर ये नीचे की तरफ इधर भी आता है, इंडिया की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, ये पूरा एरिया। ठीक है, तो ये जो हम रूट देख रहे हैं ना, इट इज द सिल्क रोड। और यहां से क्या क्या पास होता था? ट्रेड,
और कल्चरल आइडियाज। ठीक है, ये चाइना यहाँ पे फ्लो करवाता था, इधर भी कुछ सामान भेजता था, इधर भी भेजता था, यहाँ से चीजें फ्लो करती थी, इनकी यहाँ इंडिया की चीजें यहाँ जाती थी, इनकी यहाँ चीजें यहाँ पे आती थी, मतलब सब कुछ पूरा कल्चरल इंटीग्रेशन, ट्रेड इंटीग्रेशन, सामान का, गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज यहाँ पे हुआ करता था। ठीक है, तो ये हमारा सिल्क रूट है। देख रहे हो ना, अभी मैंने बताया था, ये देखो, ये पूरा वेस्ट, ईस्ट से लेके ये पूरा वेस्ट तक काफी बड़े डिस्टेंट एरिया को पूरा कंट्रोल करके रखा है, पूरा फैला हुआ है, स्प्रेड हुआ है। ठीक है, तो इसका पॉइंट समझते हैं। एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा। सोचो, कृष्ण मतलब जीसस के, क्रिश्चियन एरा, जीसस के जन्म से पहले का ये पूरा हम चीजें समझ रहे हैं। गेटिंग इट? आई होप इट इज क्लियर। वास्ट रीजन ऑफ एशिया समझ में आया? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, बताया ना मैंने, वास्ट रीजन ऑफ एशिया, ये पूरा एक मिनट इसको क्लियर कर दूं। तो वास्ट रीजन ऑफ एशिया, ये कितना है? ये पूरा एशिया है। ठीक है, एशिया। ठीक है, ये देखो, ये रीजन है यूरोप का, ये रीजन है अफ्रीका का, ये नहीं मतलब ये वाला रीजन अफ्रीका का है। ठीक, तो इतना बड़ा रीजन इस सिल्क रूट ने, अब सिल्क रूट की सिग्निफिकेंस यही हो जाती है कि उस वक्त जब इतना बड़ा ग्लोबल वर्ल्ड, जैसे आज हम ग्लोबलाइजेशन में हैं, इतने बड़े ग्लोबल वर्ल्ड में हैं जहाँ पे शिप के थ्रू, एयरवेज के थ्रू, लैंड के थ्रू, हर टाइप से हम लोग कनेक्टेड है। इनफैक्ट डिजिटली भी हम लोग अब कनेक्टेड है ना। लेकिन उस वक्त इतना बड़ा एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना वाज अ वेरी गोल्डन थिंग, राइट। तो ये अभी तक हमने पढ़ा कि सिल्क रूट कहाँ कहाँ था, कौन से रीजन को कनेक्ट कर रहा है, और इसकी क्या प्रोमिनेंस है, ट्रेड कर रहा है और कल्चरल लिंक्स एस्टेब्लिश कर रहा है। लेकिन अब हमें ये समझना है कि एक्चुअली में ये ट्रेड करते क्या थे, क्या एक्सचेंज करते थे। तो सिल्क रूट, चाइनीज पॉटरी, ठीक है, चाइनीज पॉटरी मतलब वो चाइना के पॉट करने, मतलब जो मटके बनाते हैं या जो भी बास बनाते हैं, ये सब बहुत ही अच्छी कला है वहाँ पे। तो चाइनीज की पॉटरी उस वक्त बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हुआ करती थी। ठीक है, तो चाइनीज के इसके पॉटरी की डिमांड्स बहुत ज़्यादा थी। तो ये पॉटरी, फिर उसके बाद इंडियन टेक्सटाइल, ई है यहाँ पे, ठीक है, ये ई है, ठीक है, इंडियन टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस। इंडिया क्या करता था? इंडिया करता था टेक्सटाइल, कॉटन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था। इंडिया का कॉटन जो था वो बहुत ही ज्यादा फाइनेस्ट माना जाता था और उनकी बहुत डिमांड थी। तो कॉटन इंडिया करता था और स्पाइसेस करता था। स्पाइसेस वो भी अगेन इंडिया की बहुत ज्यादा डिमांड थी स्पाइसेस की। पेपर हो गया, क्लोव हो गया, और बहुत सारे कार्डमम हो गए। ये सारे जो स्पाइसेस के बहुत इंपॉर्टेंट एसेंस हैं, वो सारे यहाँ पे ट्रेड किए जाते थे इंडिया से। कल्चरल एक्सचेंज होता था। कल्चरल एक्सचेंज कि चाइना का कल्चर हमें पता चल रहा है, पर्शिया से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ के लोग पर्शिया जा रहे हैं सीखने, यहाँ के लोग टर्की जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं सीखने के लिए, फिर यहाँ के लोग ईस्ट एशिया में जा रहे हैं, जापान की सभ्यता, चाइना की सभ्यता, हर जगह की सभ्यता समझ में आ रही है, लैंग्वेज समझ में आ रही है। पहले अपन बहुत सुना करते थे ना कि इन्होंने इस बुक एंशिएंट हिस्ट्री में भी अपन ने बहुत एग्जाम्पल्स देखे हैं जहाँ पे इन्होंने महाभारत को इसमें ट्रांसलेट किया है, इन्होंने इसको इसमें ट्रांसलेट किया, ये वाली लैंग्वेज को इस वाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है ना। तो हम ये बहुत सारे चीजें सुनते हैं। ये कैसे? क्योंकि ये लोग ना एक्सप्लोर करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और वहाँ की लैंग्वेज सीख जाते थे, काफी समय उस एरिया में गुजारते थे और फिर उनकी लैंग्वेज को सीख जाते थे। तो एक उनको अपनी लैंग्वेज आती थी, एक उनको उनकी लैंग्वेज आ गई, फिर दूसरी जगह गए, उनकी लैंग्वेज सीख लिए। तो अलग अलग रीजन में जाने के बाद उनकी आइडियोलॉजीज को अपनी लैंग्वेज में लिखना, हमारी आइडियोलॉजीज को उनकी लैंग्वेज में लिख के उनको देना, ताकि हमारी आइडियोलॉजीज वहां पे प्रॉस्पर करे, उनकी आइडियोलॉजीज हमारे यहाँ पे प्रॉस्पर करे, है ना। तो ये सारी चीजें कल्चरल एक्सचेंज में हुआ करता था। आइडिया तो वो सब तो है ही, लेकिन कल्चर, जैसे हमारे यहाँ पे शादी कैसे होती है, हमारे यहाँ पे पूजा कैसा होता है, ये हमारा कल्चर है, हम इसको ऐसे करते हैं, हम ड्रेसिंग ऐसे पहनते हैं, साड़ीज पहनते हैं, सूट पहनते हैं, है ना। मतलब उस वक्त लुंगी वगैरह, जैसे साउथ के रीजन वाले लोग लुंगी पहनते हैं, वो पूरा पट्टा लगा के, है ना। तो ये सारी चीजें, मतलब उस वक्त का ड्रेसिंग सेंस जो भी हुआ करता था, वो ड्रेसिंग सेंस भी पहुंचाते थे दूर तक, ठीक है। ये हो गया। अब स्पिरिचुअल एक्सचेंज। स्पिरिचुअल एक्सचेंज क्या है?
मतलब बताया था मैंने एक जो हमारी डिविनिटी वाली आइडिया है, जैसे कि मेरे धर्म की बात, रिलीजन की बात, ठीक है, एक रिलीजन को वहां पे प्रोपोगेट करना, ठीक है, बताना कि हमारा रिलीजन ऐसा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे एरिया, चाइना से भी लोग आए अपना रिलीजन बता, नहीं चाइना से नहीं, इंडिया से चाइना में लोग गए हैं बुद्धिज्म फैलाने के लिए, श्रीलंका में गए थे बुद्धिज्म फैलाने के लिए। अगर याद हो तो अशोक के मतलब जो मौर्यन साम्राज्य था, तो मौर्यन एम्पायर ने बुद्धिज्म को बहुत फैलाया था, राइट। तो ये स्पिरिचुअल एक्सचेंज हो रहा है, मतलब एक जगह से लोग दूसरी जगह जा रहे हैं वहां पे धर्म को फैलाने, कि ये धर्म है हमारा। तो ये जो चाइना और ये जो जापान, ये जो इस तरफ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जो हमारी कंबोडिया है, वियतनाम है, मलेशिया है, ये सारी जो कंट्रीज हैं, इनके पास बुद्धिज्म कैसे आया? क्योंकि उसको फैलाया गया ना, किसी एक एरिया से एक कोई इंसान ने ये जिम्मा उठाया कि मैं जाऊंगा बुद्धिज्म फैलाऊंगा, ये आइडिया करूंगा, तो सब बुद्धिज्म प्रैक्टिस करने लगे। सोचो कितना पावरफुल स्पिरिचुअल एक्सचेंज ये है ना। तो ये समझ में आया आप लोगों को। अब हम नेक्स्ट समझते हैं स्पिरिचुअल एक्सचेंज, लाइक हाँ, इसी का एग्जांपल यहाँ पे लिखा ही हुआ है, देखो, मुस्लिम प्रीचर्स, बुद्धिज्म प्रीचर्स, क्रिश्चियन प्रीचर्स, मतलब ये सारे मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज तो इंडिया में भी देखे होंगे आपने, है ना, मुस्लिम प्रीचर्स भी यहाँ पे देखे ही होंगे आपने, मतलब हर जगह हैं, ठीक है, आज भी हैं, आज भी प्रोपोगेट करते अपने रिलीजन को, और उस वक्त भी किया करते थे। हम देखेंगे एक भक्ति सूफी मूवमेंट भी बहुत फेमस हुआ था, तो वो भी अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए हुआ था। मतलब ऐसी ही चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो ये सिल्क रूट के थ्रू हुआ। ये देखो, ये एक कार्विंग्स है, स्टोन पे किया गया है, कार्व किया गया है। तो ये देखो, ये बोट जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, देखो, ये उस वक्त अगर बोट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोई इंसान है जो इसको ऐसे उस शाप को यूज करके बोट चला रहा है, और बहुत सारे लोग आसपास दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बोट से कुछ तो सिग्निफिकेंस है बोट का। तो ये बता रहा है कि बोट से ट्रेड हुआ करता था, बोट से एक जगह से दूसरी जगह जाता। आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक में आपने ये देखा होगा। अब ये देखो, ये है चाइना के, चाइना का कोई रीजन है, यहाँ लिखा ही होगा, हाँ, गंसू रीजन, मतलब ठीक है, गांसू जो भी बोलते होंगे इसको, गंसू रीजन में एक मतलब केव है। केव में पेंटिंग है, पेंटिंग और कार्विंग अलग होता है। पेंटिंग मतलब कलर यूज करके अपन पेंट करते हैं, कार्व करना मतलब कोई एक स्टोन का स्ट्रक्चर है, उसी को हम लोग ऐसे ठोक ठोक के ऐसे करके एक स्ट्रक्चर रेडी करते हैं, ठीक है। तो चाइना के ये वाले जो रीजन में एक केव पेंटिंग है, जहाँ पे देखो सिल्क रूट बताया गया है, ये पहाड़ बताए गए हैं, पहाड़ दर्शा रहे हैं, हिमालय रीजन, और जो भी मतलब जो सिल्क रूट है ना, ये देखो, तो ये जो सिल्क रूट है ना, ये जो रीजन है, ये पूरा पहाड़ी रीजन है, मतलब यहाँ तो फिर भी प्लेन है, फिर यहाँ से शुरू होता है पहाड़ बनने, ठीक है, यहाँ से पहाड़ बनता है और पूरा यहाँ तक मतलब माउंटेनियस रीजन ही है। इसको तो अपन इनफैक्ट बोलते हैं ना कि अपने रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, मतलब यहाँ पे इतने सारे पहाड़ हैं कि इसको पूरे दुनिया की छत बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो रीजन है माउंटेनियस रीजन है, और इसी को यहाँ पे अपने एनसीईआरटी के दी गई पिक्चर में दर्शाया गया है। देखो, ये माउंटेनियस रीजन है, ठीक है, लोग यहाँ से घोड़े लेके जा रहे हैं, फिर इधर कुछ ट्रेड कर रहे हैं, छोटे से पिक्चर में बता दिया गया है। ये देखो, मंदिर जैसा कोई स्ट्रक्चर है, और इस मंदिर में लोग कुछ एक्सचेंज कर रहे होंगे, आइडियोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, पिलग्रिमेज भी दिखा रहे हैं, फिर यहाँ से ये लोग लेके जा रहे हैं। मतलब ये देखो, अलग अलग जगह पे स्टॉपेज है, ये जो अलग अलग जगह स्टॉपेज दिखाए जा रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि हाँ, यहाँ पे रुक के इन लोग ने स्पाइसेस एक्सचेंज किए होंगे, कल्चर एक्सचेंज किया होगा, ठीक है, कॉटन लिया होगा, या चाइनीज पॉटरीज को दिया हुआ होगा, ठीक है। तो ये चीजें समझा रहे हैं यहाँ पे। नाउ फूड ट्रैवल्स, स्पेगेटी एंड पोटैटो। अब देखो, आइडियाज देख लिया हमने, ठीक है, हमने ये भी देखा कि गुड्स कैरी कर रहे हैं, आइडियाज कैरी कर रहे हैं, वैल्यू कैरी कर रहे हैं, स्किल्स कैरी कर रहे हैं, फूड भी तो कैरी करेंगे ही ना, है ना। तो फूड कैसे कैरी कर रहे हैं, देखो, ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स एंड लैंड दे ट्रैवल। जहां पे भी लोग जाते थे, नए तरीके के क्रॉप, नए तरीके की क्रॉप करने के टेक्निक्स तक नया वाला लेके ये लोग जाते थे, ठीक है। स्पेगेटी एंड नूडल्स ट्रेवल्ड फ्रॉम वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम अ स्पेगेटी। अब जो नूडल्स था ना, ये नूडल, ये चाइना से ट्रेवल किया कहाँ पे, वेस्ट में, ठीक है, टू बिकम स्पेगेटी। कुछ नहीं, जो चाइना का नूडल है वही वेस्ट में, इटली में, इन सारी जगहों पे जाके वो क्या बन जाता है, स्पेगेटी, ठीक है। बस नाम चेंज कर दिया, थोड़ा बहुत टेस्ट चेंज कर दिया होगा,
स्पाइसेस कुछ ये अलग यूज करते होंगे, वो अलग यूज करते होंगे। अब जैसे इंडियनाइजेशन हो गया सारी चीजों का, बर्गर अपन खाते हैं, पिज्जा जो अपन खाते हैं, तो वो अचारी मतलब कुछ अलग ही, वेज वेज वाला जो फ्लेवर्स है तो सारे अलग अलग फ्लेवर्स आ जाते हैं उसमें ना, तो इंडियनाइजेशन कर दिया है सबका। तो वैसे ही जब नूडल्स ट्रेवल करते हैं वेस्ट में, स्पेगेटी बन जाते हैं अपने फ्लेवर्स के साथ, अपने तरीकों के साथ, ठीक है। तो वो हो गया। नाउ अरब ट्रेडर्स टू पास्ता टू 5th सेंचुरी सिसिली। जो अरब के जो ट्रेडर्स हैं, पास्ता जैसी कुछ चीज बनाते होंगे वो, जो कि इटली में, सिसिली जो जगह है वो इटली का ही एक आइलैंड है, ठीक है, तो वहां पे लेके गए। ये इटली है, इटली का आइलैंड, इटली, ठीक है। ओके, नाउ दिस सजेस्ट द पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट इवन इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। जो भी एविडेंसेस हमने देखे अभी, जैसे हमने पेंटिंग देखी, ठीक है, फिर हमने ये भी देखा कि आइडियाज एक्सचेंज हो रहे हैं, पिलग्रिमेज हो रहा है, ठीक है, फिर हमने ये देखा कि स्पैगेटी कैसे, नूडल कैसे स्पैगेटी बन जा रहा है, और पास्ता कैसे सिसिली में जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि हाउ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मतलब हाउ दिस आइडियाज, हाउ दिस थिंग्स, दिस कल्चरल कॉन्टैक्ट traveled long distance way far from a region to another region even in the pre-modern world. Getting it? मतलब आई होप समझ में आ रहा है कि ये सारे एविडेंसेस हमें क्या शो कर रहे हैं कि उस प्री मॉडर्न एरा में, जहाँ पे कनेक्टिविटी हम लोग सोच रहे होते हैं कि बहुत ज्यादा, देखो खुद ही सोचो ना, सिल्क रूट है तो पहाड़ी रीजन है, पहाड़ी रीजन को क्रॉस करना कितना मुश्किल हुआ करता होगा, है ना। लेकिन इन लोग ने उस पूरे 7 समुंदर, पहाड़ी रीजन, पहाड़ों को तोड़ते हुए, चीरते हुए क्या किया, अपना ट्रेड किया, आइडियाज को एक्सचेंज किया। तो यही बता रहे हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल जो ट्रैवल किया गया हमारा, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी, वो प्री मॉडर्न एरा में भी अगर हो रहा है, इसका मतलब यही है कि ग्लोबल वर्ल्ड का जो प्रोसेस था वो यहीं से स्टार्ट हुआ है, इन्हीं सारी चीजों से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट समझते हैं क्या है। अब देखो, खाने पीने का ही अगर समझें तो क्रिस्टोफर कोलंबस एक इटालियन एक्सप्लोरर हैं, तो वो, उनको बहुत मजा आता था एक जगह से दूसरी जगह वॉयज मतलब क्या होता है, एक जब हम सी के थ्रू, पानी के थ्रू जब हम एक जगह से दूसरी जगह शिपिंग करते हैं, अकेले करते हैं, सोलो ट्रैवलिंग करते हैं, तो वो सब। तो ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे, उनको बहुत मजा आता था, मतलब वो, उनको यहाँ से जाना है, एक्सप्लोर करना है, कोई नया एरिया एक्सप्लोर करना है, कोई नया आइलैंड एक्सप्लोर करना है, मुझे वॉयज करने में बहुत मजा आता है, उनको ऐसा था, ठीक है। तो वो एक्सीडेंटली क्या डिस्कवर किया उन्होंने, वास्ट कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका। वो मतलब घूमने चले थे एक दिन, और ऐसे ही एक दिन उन्होंने घूमते घूमते अमेरिका को डिस्कवर कर लिया, ठीक है। हालांकि अमेरिका को इससे पहले किसी ने डिस्कवर किया था, मतलब उन्होंने डिस्कवर नहीं किया था, उन्होंने बस एक प्रेडिक्शन दिया था कि इस समंदर के पार कोई एक रीजन है, जो कि कोई तो है, कुछ लैंड है इसके बियॉन्ड, इस समंदर के बियॉन्ड, ठीक है। और इन्होंने एक्चुअल में जाके वहां प्रेजेंटी लगा दी अपनी, और बोल दिया कि हाँ भाई ये कोई अमेरिका रीजन है, ठीक है। तो कॉमन फूड सच एज पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टमाटो एंड चिली, स्वीट पोटैटो, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो सारे अपन देखते हैं, चिलीज, स्वीट पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट्स, ये सारी जो भी अपन डेली खाने में इन सब में यूज करते हैं, ये सारी चीजें 5 सेंचुरी अगो, मतलब 500 ईयर्स अगो हमें अभी पता भी नहीं थी, ठीक है, कि अच्छा ये ऐसा कुछ होता है क्या, ठीक है। मतलब अलग अलग उसमें जैसे अरवी है, तो अलग अलग स्पीसीज में प्रेजेंट थे सबके पास, लेकिन एक्चुअल यही स्पीसी पोटैटो जैसा होता है, पोटैटो, फिर ये सोया, ग्राउंडनट्स, ये लोग एक्चुअली में उस तरह से प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है। सो ओनली केम टू बी नोन, कब ऐसा हुआ, जब अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड। इनफैक्ट अमेरिका ओरिजिन इनहैबिटेंट से हमको मिला, ठीक है। तो तभी हमको ये पता चला जब इन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया। समझ में आया ये चीज। तो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा आगे बढ़ते हैं। न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। अब देखो, अब नई चीजें डिस्कवर हो रही हैं प्री मॉडर्न एरा में, ठीक है, और धीरे, अच्छा ये चीज हमेशा याद रखना भी कि अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, तो जो भी चीजें मैं बता रही हूँ उसको बैकग्राउंड में ये चीज याद रखना कि ये इवेंट ग्लोबल वर्ल्ड को बनाने में हेल्प कर रहा है। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक दिए हैं ना,
ये सारे टॉपिक क्या कर रहे हैं, ग्लोबल वर्ल्ड को बनाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका से अगर हमें पोटैटो और ये सब मिल रहा है, ठीक है, तो वो ऑफकोर्स हम लोग लेके आएंगे अपने एरियाज में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ग्लोबल वर्ल्ड बनने में एक प्रोसेस हो गया, एक एविडेंस हो गया, ठीक है। क्योंकि एक जगह से दूसरे, अभी हमने पढ़ा था ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंटरकनेक्शन बिटवीन टू रीजन्स, टू और मोर रीजन या होल वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यही हो रहा है ना कि एक जगह से आइडियाज लेके आ रहे हो, सिल्क रूट से ट्रेड कर रहे हो, एक जगह की चीज दूसरी जगह पहुंचा रहे हो। तो जितने भी चीज अभी हम पढ़ रहे हैं वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं, ग्लोबल वर्ल्ड में हेल्प कर रहे हैं बनने में, ठीक है। नाउ न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस ऑफ लाइफ एंड डेथ। अब इतना ज्यादा न्यू क्रॉप का क्रेज हो गया था कि मरने जीने मरने का सवाल हो गया था। कैसे, इंट्रोडक्शन ऑफ हम्बल पोटैटो, क्या हुआ, आयरलैंड, मतलब ये जो हम्बल पोटैटो है, पोटैटो इतना ज्यादा फेमस हो गया, इतना ज्यादा मतलब अच्छा लग गया लोगों को कि उनकी वो बेसिक डाइट हो गई, ठीक है। तो आयरलैंड पुअरेस्ट पीजेंट्स बिकेम सो डिपेंडेंट ऑन पोटैटो दैट व्हेन डिजीज डिस्ट्रॉयड द पोटैटो क्रॉप in mid 1840s hundreds of thousands of died of starvation, ठीक है। मतलब पोटैटो के इन्वेंशन से, पोटैटो के इंट्रोडक्शन से इतना ज्यादा आयरलैंड की पॉपुलेशन डिपेंडेंट हो गई थी। आयरलैंड कहाँ पे है, यूरोप में है, ब्रिटेन के बगल में, ठीक है। तो ये जो पॉपुलेशन है, खैर यूरोप की भी पॉपुलेशन, पर आयरलैंड की पॉपुलेशन ज्यादा ही डिपेंडेंट हो गई थी किस पे, पोटैटो पे, और जिसकी वजह से विच इज वाई क्या हो गया, ये लोग स्टारवेशन से मर गए। क्यों, पोटैटो में कोई डिजीज हो गया होगा, खराब होने लगी होगी किसी ना किसी तरह से, कुछ तो हुआ होगा, है ना। तो उस वजह से क्या हुआ, पूरी क्रॉप की, पूरी फसल जो पूरी क्रॉप है पोटैटो की, वो खराब हो गई, और जिसकी वजह से पोटैटो की सप्लाई कम हो गई। अब पोटैटो खत्म हो गया या नहीं उग पा रहा होगा, तो जिसकी वजह से कितने सारे लोग पोटैटो की नहीं खाने की वजह से मर गए। सोचो पोटैटो खाने, हाँ मतलब पोटैटो का फैन बेस तो है ही अलग, पर अब मरना तो नहीं चाहिए, और कुछ खा के जिंदा तो रहना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। अब जो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग में चल रहे हैं, वो सब हेडिंग ये है, कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। यूरोपियन सेलर फाउंड सी रूट्स टू एशिया। अच्छा, अभी हमने सिल्क रूट की बात की, ट्रेड हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है। जो यूरोप थे ना, यूरोपियंस थे, वो बहुत ही मतलब, वो एक बच्चा होता है ना जो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होता है ना, जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस थे, बहुत क्यूरियस थे, तो उन्होंने अमेरिका डिस्कवर कर दिया, है ना। तो वैसे ही यूरोपियन है ना, ये हमेशा मतलब एकदम क्यूरियोसिटी में रहता है, यूरोप के लोग, ठीक है। क्यूरियोसिटी, एक मिनट, क्यूरियोसिटी, ठीक है। तो हमेशा क्यूरियोसिटी में ये लोग रहते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से ये लोग यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं जाते ही रहते हैं, पता करते रहते हैं कि यहाँ प्रॉफिट है, यहाँ प्रॉफिट है, कहाँ प्रॉफिट है, हम लोग जल्दी से जाके उस प्रॉफिट को या उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लें, ठीक है। तो यूरोपियन सेलर्स फाउंड सी रूट्स टू एशिया। ये हमारा एशिया है, सपोज करो एशिया, ये लोग यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, फाइनली एशिया के लिए सी रूट ढूंढ ही लिया, ठीक है। क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, यूरोपियंस बैक ऑफ द माइंड जानते थे कि ये सिल्क रूट जैसी कोई चीज है, और इंडिया एंड चाइना आर द प्रॉस्पेरस नेशन, ऐसा उनके बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं उन्हें कभी ना कभी सुना ही था, ठीक है। तो विच इज वाई ये लोग एशिया को जाने वाले रास्ते, अब ये लोग लैंड के थ्रू तो आ नहीं सकते थे, क्योंकि ब्रिटेन जो है या यूरोपियन जो कंट्री है, वो थोड़ी थोड़ी सी मतलब जैसे ब्रिटेन जो है वो पूरा कटा हुआ है, वो तो पूरा एक लैंड आइलैंड नेशन है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज कुछ ज्यादा अवगत नहीं थी, कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं उनको था, एक्सप्लोर नहीं किया था ज्यादा उन्होंने, तो वो लोग इधर आ गए ढूंढने के लिए कि एशिया को रूट कहाँ से होगा, सी रूट, ठीक है। लैंड के थ्रू किसी चीज को कैरी करके जाना थोड़ा चैलेंजिंग टास्क था इंडिया तक या एशिया तक, क्योंकि बताया मैंने पहाड़ हैं बीच में बहुत सारे, है ना। यूरोप में खुद बहुत सारे पहाड़ हैं, वो पूरा टेम्परेट पहाड़ी रीजन है ना। तो इसके लिए ना ऑल्सो सक्सेसफुली क्रॉस द वेस्टर्न ओशन टू अमेरिका। इन लोग ने इनफैक्ट क्यूरियोसिटी में अमेरिका तक भी पहुंचे, मैंने बताया ना, अमेरिका तक पहुंचे, अफ्रीका तक पहुंचे, फिर धीरे से एशिया भी पहुंच गए, ठीक है। प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक ग्रेटली इन द 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक होने लगा, ठीक है। अब श्रैंक होने क्यों लगा, इसका मतलब समझते हैं। पहले वर्ल्ड आइसोलेटेड था, ठीक है, अमेरिका आइसोलेटेड था, अफ्रीका आइसोलेटेड था,
ठीक है। नाउ यूरोप भी थोड़ा थोड़ा आइसोलेटेड था, कुछ रीजन्स थे सिल्क रूट के थ्रू कनेक्टेड थे, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी अगर हम बात करें जो ट्रेड हो रहा था तो वो भी थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड था, ठीक है। लेकिन जैसे ही यूरोपियन सेलर्स ने, यानी कि कोलंबस ये और जो भी आसपास के यूरोप के कंट्रीज वाले लोग हैं जो बहुत इच्छुक हैं वॉयजेस पे जाने के लिए, जैसे उन लोग ने एक्सप्लोर करना शुरू किया, उन लोग ने अलग अलग नेशंस को एक्सप्लोर किया और बड़े बड़े लेवल पे ट्रेड किया, जिसके वजह से इंटरकनेक्शन जो था वो बढ़ गया, ठीक है। और जब जब इंटरकनेक्शन बढ़ेगा ग्लोबल वर्ल्ड एक्सपैंड करेगा, ठीक है। और प्री मॉडर्न वर्ल्ड क्या हो जाएगा? श्रैंक, ठीक है। प्री मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब क्या है बताया अभी मैंने, आइसोलेटेड नेशन जैसे ही वो ओपन होंगे वो क्या आ जाएंगे? ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया क्या था 1991 में, इंडिया की इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, मतलब इंडिया ज्यादा ट्रेड नहीं करता था, ठीक है। बहुत ज्यादा लोगों से, एक दो कंट्री से आसपास में ट्रेड करता था, लेकिन पूरे पूरे वर्ल्ड से ट्रेड नहीं करता था, ठीक है। पर 1991 में एलपीजी जो रिफॉर्म्स आए थे उसके बाद क्या हुआ, इन लोग ने, मतलब इंडिया ने, इन लोग ने नहीं, हमने, इंडिया ने क्या किया, अपनी इकोनॉमी को क्या कर दिया? ओपन कर दिया, ठीक है। और जिसकी वजह से हम पूरे वर्ल्ड के अलग अलग कोने से जुड़ गए, ठीक है। अब वो किसी भी तरह से जुड़े हो, गेटिंग इट? तो 16th सेंचुरी में जो हमारा प्री मॉडर्न वर्ल्ड है वो श्रैंक हो गया। ये देखो मैं दिखाती हूँ, जो प्री मॉडर्न प्री मॉडर्न वर्ल्ड ठीक है। तो ये प्री मॉडर्न वर्ल्ड धीरे धीरे श्रैंक करने लगा और मॉडर्न वर्ल्ड को उसने एक रास्ता दे दिया एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है। इट स्टार्टेड एक्सपैंडिंग बिकॉज ऑफ द यूरोपियन सेलर्स जो 16th सेंचुरी में एक दूसरे से इंटरकनेक्शन बढ़ाने लगे। गेटिंग इट? आई होप इट इज क्लियर कि मॉडर्न वर्ल्ड क्या कर रहा है? एक्सपैंड कर रहा है। प्री मॉडर्न वर्ल्ड क्या कर रहा है? श्रैंक कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। Now, Indian Ocean had known for bustling trade and goods, people, knowledge, customs and crisscrossing of its water. अब जो इंडियन ओशन है ना, इंडियन ओशन में मतलब अभी भी हम बहुत, मतलब ट्रांस सी रूट्स इंडिया का जो अपना इंडियन ओशन है वो पूरे बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडिया की, है ना, इंडियन ओशन में। और ये बहुत ज्यादा ट्रेड, अगर देखो तो बहुत बड़ा बिजी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे, जो सी ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा बिजी रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो रीजन है वो ईस्ट को वेस्ट से कनेक्ट करता है। गेटिंग इट? तो यहाँ पे इंडियन ओशन क्या वॉज हैविंग अ बस्लिंग ट्रेड। बस्लिंग ट्रेड मतलब बहुत ज्यादा लेवल पे ट्रेड होता है, बहुत ज्यादा हेवी ट्रेड होता है, मतलब बहुत सारे लोग एक टाइम पे, बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। देन गुड्स एंड पीपल, गुड्स एक्सचेंज हो रहा है, पीपल इधर से उधर जा रहे हैं काम करने के लिए, वहां से लोग यहाँ रहे काम करने के लिए। तो इंडियन ओशन इज अ वेरी स्ट्रैटेजिक पोजीशन, वेरी स्ट्रैटेजिक लोकेशन वेयर दिस वाज हैपनिंग। नॉलेज का एक्सचेंज हो रहा था, कस्टम्स का एक्सचेंज हो रहा था, और क्रिस एग्जाम्पल एक्सेट्रा, क्रिस क्रॉसिंग इट्स वाटर। मतलब ये जो अपना इंडियन ओशन का, पीछे वाले ही स्लाइड में दिखा देती हूँ, ये देखो, ये जो अपना इंडियन पेनिनसुला है, ठीक है, और ये अपना इंडियन ओशन है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ना कुछ सी रूट्स हैं, फिर यहाँ से इधर सी रूट है, फिर यहाँ से इधर जा रहा है, कोई यहाँ से इधर आ रहा है, ठीक है। तो अलग अलग सी रूट्स यहाँ पे बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो विच इज वाई ये सारी क्रिस क्रॉसिंग दिखाया मैंने अभी कि अलग अलग सी रूट्स एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करके बहुत बसलिंग ट्रेड यहाँ पे हुआ करता था, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज सेंट्रल टू दीज फ्लोज एंड क्रूशियल पॉइंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि हम इंडिया का जो पेनिनसुलर रीजन है वो, मतलब हम लोग कॉन्टिनेंट से थोड़े छोटे हैं, तो एक पूरा एरिया जो हमारा एक इंडिया का कॉन्टिनेंट है, मतलब सब कॉन्टिनेंट है, तो वो जो है वो कनेक्ट
सेंट्रल पॉइंट, एकदम सेंट्रल लोकेशन है, एकदम स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, गेटिंग इट। एंड फ्लोज एंड क्रूशियल पॉइंट्स, यहाँ पे फ्लो बहुत ज्यादा हुआ था एक्चुअली। जब एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई ट्रेड कर रहा है या कोई सामान लेके जा रहा है, शिप लेके जा रहा है, तो क्या करेंगे, कहीं स्टॉपेज भी होना चाहिए। तो इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टॉपेज प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। अब आप एक बहुत जरूरी चीज समझो कि अगर ये इंडिया है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई ट्रेड कर रहा है, ठीक है, सी रूट्स आ रहे हैं, फिर यहाँ से इधर भी जा रहे हैं, ठीक है, फिर यहाँ से मतलब कहीं और यूरोप वाले इधर भी जा रहे हैं, ठीक है, और इधर म्यांमार जा रहे हैं, इंडोनेशिया जा रहे हैं, फिलीपींस जा रहे हैं, मतलब पूरा अलग दूसरी जगह तक जा रहे हैं, ठीक है, चाइना तक जा रहे हैं। तो अगर ये लोग आके इधर रुकेंगे, फिर यहाँ से यहाँ निकलेंगे, तो क्या ये लोग अपने साथ आइडियोलॉजी, ट्रेड, नॉलेज, कस्टम्स लेके आएंगे, रुकेंगे? तो ये भी एक तरीका होगा, क्या होगा, कल्चरल एक्सचेंज का। ये भी एक तरीका होगा मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड का, ठीक है। नाउ दिस हेल्प यूरोपियंस टू एक्सपैंड ट्रेड टू यूरोप एंड इवन थ्रू आउट द रीजन, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, ये कोलोनाइजेशन से हुआ कि यूरोपियन जो है वो इधर आ रहे हैं इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पास, और फिर यहाँ से ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ से सस्ती सामान लेके जा रहे हैं, वहां ट्रेड कर रहे हैं। आगे पढ़ेंगे अपन। इतना चीज समझ में आया, आई होप, ठीक है। नाउ डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। अब ये जो डिस्कवरी, मतलब ये हेडिंग अलग है, पर ये डिस्कवरी जो अमेरिका की है, उसने क्या किया, कट ऑफ विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर मिलियन ईयर्स। ये क्या, अमेरिका जो था वो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स, अमेरिका जो था वो मिलियंस ऑफ मिलियन ईयर्स, मिलियंस छोड़ो, बहुत समय से कट ऑफ था। हमें नहीं पता था कि ये मतलब है, ऐसी कोई कॉन्टिनेंट है, ऐसा कोई एरिया है, हमें नहीं पता था, ठीक है। 16th century its vast land and abundant crop mineral begin to transform trade and lives of everyone. Precious metal like found in Peru and Mexico. El Dorado, the fabled city of gold. El Dorado से सबके तो एकदम KGF वाला नाम याद आ गया होगा, ठीक है, वो नहीं है, हाँ, मतलब वही गोल्ड का जो फेवरेट सिटी थी, बहुत मिस्टिक सिटी है, मिथ है इसका कि हाँ यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा गोल्ड है, गोल्ड का अक्यूमुलेशन है। चलो अभी समझो कि अमेरिका जो था उसका क्या था कि वो बहुत समय से कट ऑफ था, ठीक है, इसलिए वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कम थी, मतलब इसलिए कम नहीं थी, वहाँ की पॉपुलेशन कम थी और वहाँ के रिसोर्स बहुत ज्यादा थे। वहाँ रिसोर्स देखो कैसे थे, वास्ट लैंड था, ठीक है, इसके बाद अबंडेंट क्रॉप्स थी, मिनरल्स थे। और जैसे ही अमेरिका ओपन अप हुआ, जैसे ही डिस्कवर हुआ, हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, ग्लोबल वर्ल्ड है, उसको एक नई चीज मिल गई। ग्लोबल वर्ल्ड यानी कि अभी जो बन रहा था, प्रोसेस में, ठीक है, उसको एक नई चीज मिल गई, पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया। ट्रेड तो एकदम ट्रांसफॉर्म ही होगा क्योंकि मिनरल्स मिल गए नए, ठीक है, क्रॉप का तरीका ही मिल गया, वास्ट लैंड मिल गया, जितना चाहो उतना होगा, ठीक है। तो ये सब चीजों की डिस्कवरी की वजह से प्रीशियस मेटल कहाँ में मिले, पेरू में मिले, और मैक्सिको और पेरू, दे रियली बहुत ज्यादा मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ऑयल हो गया या जो भी हो गया, बहुत मिनरल्स है यहाँ पे, मतलब अबंडेंस ऑफ रिसोर्स, ठीक है। तो अल्डोराडो भी बोला गया कि अल्डोराडो है बहुत ही फेवरेट सिटी ऑफ गोल्ड, और ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे हो, मतलब ऐसा जब कुछ नया चीज इन्वेंशन होता है ना, तो लोगों को लगता है ना कि यहाँ पे ये भी होगा, वो भी होगा, हमें तो लगता है कि यहाँ खजाना ही होगा, है ना। तो सबको यही लगने लगा कि जो हमारे अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, जो रीजन है, वो क्या है, मतलब गोल्ड की खदान है, पूरी ट्रेजर ही ट्रेजर है, वहां पे हीरे जवाहरात सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा उनका मानना था, ठीक है। तो हाउ डिजीज हेल्प्स टू कॉन्कर अमेरिका, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना, यहाँ पे डिजीज बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हो जाती थी। अब क्या हो रहा है अमेरिका में, अमेरिका क्या है, बहुत ही आइसोलेटेड एरिया है, ठीक है, बहुत ज्यादा आइसोलेटेड रीजन था, बहुत टाइम तक आइसोलेटेड था। तो अमेरिका की पॉपुलेशन को कोई भी डिजीज, वहां पे कोई कल्चरल इंटीग्रेशन नहीं हुआ, कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, वहां पे कोई डिजीज का इंटरेक्शन नहीं हुआ किसी से, है ना। फिर वहां पे ये भी देखा गया कि बहुत सालों तक, मिलियंस बताया ना अभी, मिलियंस पिछले स्लाइड में, कि मिलियंस ईयर तक पूरा कॉन्टिनेंट क्या था, कट ऑफ था, है ना। तो जब इतने मिलियन ईयर से कोई जगह, कोई लोग बिल्कुल दुनिया से कटे हुए हैं, तो क्या दुनिया की कोई बीमारी से वो इम्यून होंगे? नहीं होंगे। आज हम लोग हैं मलेरिया और ये सब, हम सब चीजों से एकदम, मलेरिया है या
डेंगू है या कोई भी बीमारी आ जाती है, सर्दी हो जाती है, जो उन सब से हम इम्यून है, हमारी बॉडी झेल जाती है, हम लोग उससे क्या बोलते हैं, लड़ लेते हैं, राइट। लेकिन वहां की पॉपुलेशन क्या थी, वॉज नॉट इम्यून, ठीक है। तो पोर्टुगीज और स्पेनिश, ये लोग कौन है, यूरोपियंस है, ठीक है। यूरोपियन की कोई भी कंट्री अगर दिमाग में आती है, जैसे जर्मनी, ठीक है, फ्रांस, ये सारी, और स्पेन, पोर्टुगीज, ठीक है, पोर्टुगल जिसके लोग पोर्टुगीज कहलाते हैं, तो ये सारे लोग क्या थे, ये लोग कॉलोनाइज करना चाहते थे अमेरिका को, ठीक है। तो जब ये लोग कॉलोनाइज करना चाहते थे तो इनको ना हथियार की जरूरत ही नहीं पड़ी। हथियार की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि ये अपने साथ एक डिजीज का लेके गए थे, स्मॉल पॉक्स, which was proved to be a deadly killer for the population of अमेरिका। क्यों, क्योंकि स्मॉल पॉक्स से वहां की पॉपुलेशन इम्यून ही नहीं थी, और जब वहां की पॉपुलेशन इम्यून ही नहीं है तो बहुत फायर जैसा वो डिजीज फैलेगा और लोगों की जाने जाएंगी। ठीक वही हुआ कहाँ पे, हमारे अमेरिका में, ठीक है। सो इट वॉज डेडली किलर्स, दे कैरीड ऑन देयर पर्सन्स दैट हेल्ड स्पेनिश टू कॉन्क्वर अमेरिका। तो अमेरिका को कॉन्कर करने के लिए डिजीज की मदद ली गई, ना कि हथियारों की, ना कि वेपन्स की, ठीक है। तो वो लोगों को नो इम्यूनिटी थी, कोई इम्यूनिटी नहीं थी, इसलिए बहुत सारे लोग क्या हो गए, किल्ड हो गए और डेसिमेटेड हो गए। एक जगह से दूसरी जगह जब डिजीज जा रही है तो बड़े बड़े मात्रा में होल कम्युनिटी वॉज वाइप्ड आउट, ठीक है। इतनी चीज यहाँ पे है, पेविंग द वे फॉर द कॉन्क्वेस्ट। पेविंग द वे फॉर द कॉन्क्वेस्ट मतलब यही सारी जो बीमारी है जो लेके वो गए थे, इसी ने उनको पूरे अमेरिका को कॉन्क्वेस्ट करने में मदद कर दी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 19th सेंचुरी, पॉवर्टी एंड हंगर वर कॉमन इन यूरोप, ठीक है। अब देखो, ये लोग यूरोपियन जा रहे हैं और जगह जगह पे जाके क्या कर रहे हैं, कॉन्कर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनकी खुद की हालत कैसी है, पॉवर्टी है वहां के यूरोप में, फिर हंगर है, हंगर मतलब भूख से लोग मर रहे हैं, पॉवर्टी है, गरीबी से लोग परेशान है। क्यों, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई। बिकॉज सिटी वर क्राउडेड। सिटी वर क्राउडेड का मतलब बहुत सारे लोग एक ही सिटी में आके रह रहे हैं। अब क्यों, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रीज जहां पे भी सेटअप हो रही हैं, लोग काम की तलाश में वहां जाएंगे, और क्योंकि लोग वहां जा रहे हैं अपनी फैमिलीज को भी लेके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि रहना खाना भी तो होता है, राइट। तो वो सारी पॉपुलेशन एक ही जगह आके सेंटर हो रही है, एकदम अक्यूमुलेट हो रही है। सपोज करो रिसोर्स इतने ही हैं कंट्री में, ठीक है, मतलब सिटी में, और पॉपुलेशन इतनी हो गई, ठीक है। तो क्या ये रिसोर्स इसके फीड कर पाएंगे इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, नहीं। तो ऑफ कोर्स इसका रिजल्ट क्या होगा, पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी होगा, हंगर होगा, ठीक है, समझ में आया। नाउ डेडली डिजीजेस वर वाइड स्प्रेड। डेडली डिजीज का तो अपन एग्जांपल देख ही रहे हैं कि बार बार देख रहे हो, स्मॉल पॉक्स है या कोई ऐसी बीमारी आ गई, खुद ही एपिडेमिक बन गई, आपस में महामारी के रूप में एक दूसरे को मार दिया, मतलब डिजीज ने मार दिया, लोगों ने नहीं, ठीक है। उसके बाद रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स वर कॉमन, लोग धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब ये सारी चीजें हो रही थी उस वक्त 19th सेंचुरी में। रिलीजियस डिसेंटर्स वर परसिक्यूटेड, जो भी किसी एक धर्म को नहीं मानता था, डिसेंट करता था कि भाई नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया में अपने मम्मी पापा से तुम लोगों ने बोल दिया कि भाई मैं हिंदू धर्म नहीं मानूंगा, तो क्या होगा, परसिक्यूट हो जाओगे ना, है ना, यही होगा। तो वैसे ही वहां पे हो रहा था कि रिलीजियस डिसेंटर्स वर परसिक्यूटेड। आपको रिलीजन को मानना है, रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है, अगर नहीं करोगे तो मार दिए जाओगे, ठीक है। थाउजेंड्स देयरफॉर फ्लेड टू यूरोप। अब ये जो फ्लेड टू यूरोप वाली चीज आ रही है ना, और ये जो डिजीज आ रहा है, और ये जो क्राउडेड आ रहा है, इन सब चीजों से आप समझो कि क्राउड तो खैर देखो एक ही कंट्री के अंदर लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन डिजीज कहीं से आ रही है, वो भी ग्लोबल वर्ल्ड बनने का एक मेकिंग है, ठीक है। मैंने वापस से बता रही हूँ, इस चैप्टर में हम लोग मेकिंग समझ रहे हैं कि वो ग्लोबल वर्ल्ड जो आज है वो बना कैसे, ऐसे डिजीज फैला के, ठीक है, डिजीज फैला के नहीं, बहुत सारी चीजों को फैला के, ठीक है। थाउजेंड्स देयरफॉर फ्लेड टू यूरोप। यूरोप से कहाँ चले गए, अमेरिका में। उनको लगा कि भाई अमेरिका चल देते हैं, यूरोप में तो वैसे भी अब बात नहीं रही, है ना, ये हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो ना नेक्स्ट इज, अब वो लोग यूरोप चले गए, ठीक है, और फिर नेक्स्ट चीज बता रहे हैं कि जब ये सब हो रहा था 19th सेंचुरी में, अमेरिका वाज गेटिंग डिस्कवर्ड, ठीक है, और जो भी एक्सचेंज हो रहा था,
तब उस टाइम पे वर्ल्ड की इकोनॉमी का सबसे बड़ा होल्डर कौन था? चाइना और इंडिया। इंडिया एंड चाइना वर द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री। हम पहले भी बोलते हैं अखंड भारत सोने की चिड़िया, बहुत प्रॉस्पेरस नेशन थी, राइट? और हम आज भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि चाइना और इंडिया, ये जो दो नेशंस थे, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर थे और बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस थे। अभी देखा अपन ने सिल्क रूट की वजह से, ठीक है? पहला कोई ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ ट्रेड कहीं स्टैब्लिश हुआ था तो वो हमारा सिल्क रूट है, जो चाइना और इंडिया के थ्रू होकर जाता था। गेटिंग इट? तो प्री एमिनेंट इन एशियन ट्रेड, प्री एमिनेंट इन एशियन ट्रेड मतलब बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट, बहुत ही ज्यादा एमिनेंट है, मतलब सब लोग से पहले हम ही लोग पूरे दुनिया पे राज कर रहे थे। बट क्या हुआ? चाइना रेस्ट्रिक्टेड इटसेल्फ, वेंट इन आइसोलेशन। पता नहीं कुछ रीजन हुए होंगे, उनको अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना है, वट एवर सो द रीजन विल बी। क्या हुआ? चाइना आइसोलेशन में चला गया, जिसका रिजल्ट क्या हुआ? ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ अमेरिका शिफ्टेड द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड एंड द सेंटर ऑफ द ट्रेड टू द वेस्ट। ठीक है, अगर चाइना ने अपने आप को आइसोलेट नहीं किया होता, ठीक है, तो आज इंडिया तो प्रॉस्पेरस है ही, चाइना भी आज भी प्रॉस्पेरस है, लेकिन जो वेस्ट और अमेरिका का नाम इतना हो गया है ना, वो शायद नहीं होता इतना। आज पूरे वर्ल्ड का जो पोल होता है, वो पोल अपनी तरफ ज्यादा होता। ठीक है, क्लियर है? तो समझ में आना चाहिए ये चीज कि अगर चाइना और इंडिया अभी साथ में होते, इसी तरह से होते, चाइना आइसोलेशन में नहीं गया होता, तो ये जो सेंटर शिफ्ट हो गया, ठीक है, एक आइसोलेशन में चला गया तो इंडिया कब तक थामता? तो वेस्ट और अमेरिका, जहाँ पे बहुत ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज मिल रहे थे और वेस्ट के, यूरोप के लोग जो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी में यहाँ से वहां वोएजेस करते थे, उन लोगों के हाथ में पावर आ गई, उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिल गई। ठीक है, इतना क्लियर है? दस यूरोप emerging as a center of the world trade। अब यूरोप क्या हुआ? emerge किया पूरे सेंटर ऑफ द ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड, यूरोप ही बन गया सेंटर। ठीक है, तो अगर हम लोग ये चीज अच्छे से समझें कि जो ब्रिटिश आए थे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड को कॉलोनाइज किया था, तो वो यही है। क्यों? क्योंकि चाइना और इंडिया उस वक्त प्रॉस्पेरस थे, पर कहीं ना कहीं ट्रेड आइसोलेट करने पे चाइना के क्या हुआ? पोल शिफ्ट कर गए, पावर शिफ्ट कर गई, सेंटर शिफ्ट कर गया कहां पे? यूरोप में। ठीक है, तो इसी के साथ यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर नहीं तो यहीं पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। तो इसी के साथ मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि दुनिया जो आज ग्लोबल है ना, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं है, ये इतना जो पुराना हिस्ट्री है हमारा, उसके वजह से। तो जब भी आज के वक्त में आप कभी भी कोई ग्लोबल प्रोडक्ट देखेंगे, कोई भी नया प्रोडक्ट देखेंगे जो मेड इन चाइना लिखा हो, मेड इन यूरोप लिखा हो, तब हमेशा याद रखना कि इसके पीछे ये पूरा इतिहास है। तो इसी के साथ हम यहाँ आज अपना लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। और इसे अगर और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो फ्यूकी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करो और इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। Thank you.